Assalamualaikum. This is Danish Taj and you are watching YouTube channel. Guys, we were studying about Muslim reformers of the subcontinent and our today's topic is the most famous Muslim reformers of the subcontinent, that is Shah Waliullah. ठीक है जी, शाह वलीउल्लाह की जो टाइमलाइन थी वो थी 1703 टू 1762. ठीक है, ये टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी. ये औरंगज़ेब के बाद का ज़माना था. आई थिंक 1708 में औरंगज़ेब जो था चला गया था, आउट ऑफ द सीन ही वाज. तो देखते हैं इनके दौर का बैकग्राउंड क्या है, सिचुएशन क्या थी. बैकग्राउंड वी एक्चुअली स्टडी अबाउट द सिचुएशंस ऑफ द सराउंडिंग्स. ठीक है, वीक रूलर्स थे जी आफ्टर औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स थे दे वर नॉट एफिशिएंट इनफ टू रूल ऑल द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, नेक्स्ट आर्मी वाज डीमोरलाइज्ड. नॉवेल्स भी ये इस चीज़ को ज़रा गौर से आपने समझना है. आर्मी जंगें लड़ कर डीमोरलाइज हो चुकी थी बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ लीडिंग किंग. ठीक है, भाई से लड़ रहा था, बेटा बाप से लड़ रहा था टू ग्रैब दी थ्रोन. ठीक है, जिस वजह से आर्मी को वाज़े इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती थी और जंगों में उसे धकेला जाता था बार बार, खाना जंगी और बैरूनी जंगों में भी. तो जिस वजह से आर्मी वाज डीमोरलाइज. नेक्स्ट नोबल्स भी. ठीक है, नोबल्स जो इन्फ्लुएंसर होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द कोर्ट, वो वीक हो चुके थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर टू गिव अ साइड. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग किंग तो कोई था नहीं जिसकी वजह से वो वीक हो रहे थे. अब सिचुएशन नादिर शाह, मराठाज, रंजीत सिंह, नोबल्स वीक, सो इकनॉमिक डाउनफॉल कंटिन्यूज. ठीक है, ये चीज़ को मैं आगे आपको मैप ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या क्या था. तो आप फिलहाल ये समझिए कि इकॉनमी वीक हो रही थी. ठीक है, जब इतनी जंगें होंगी, क्लियर कट पॉलिसीज़ नहीं होंगी, आपका किंग नहीं होगा, नोबल्स नहीं होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, आपका इकॉनमी तो डाउनफॉल होना ही है. ठीक है, हिंदुइज़म राइजिंग एंड प्रेशर ऑन मुस्लिम एम्पायर. हिंदुइज़म री इमर्ज कर रहा था सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम एम्पायर पे एक प्रेशर था. उससे बाद है जी 1739 में नादिर शाह अटैक एंड प्लंडरिंग. ठीक है, नादिर शाह ने क्या किया, अटैक किया सब कॉन्टिनेंट पे. तो इसकी वजह से लूट मार भी बहुत की, यहाँ के ख़जाने भी लूटे और इसका एक सेपरेट हिस्ट्री है. लेकिन जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर था उसको काफ़ी डैमेज पहुँचा. फिर नेक्स्ट देखते हैं जी मॉरल डिप्रेविटी. ठीक है, मॉरली भी जब इतना कुछ मामलात खलफशार चल रहे हों अंदरूनी, तो उससे क्या होता है, मॉरल डिप्रेविटी इज़ ऑब्वियस. नेक्स्ट लग्जूरियस प्रिंसेस, सिविल वार्स, अनार्की. जब प्रिंसेस इस हद तक मतलब लग्जरीज तो इनमें आ चुकी थी मुगल्स में. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपस में शाहाना ज़िंदगी जीने की आदत हो चुकी थी. भाई से लड़ रहा है तो ऑब्वियसली देयर वाज अ सिविल वार. ठीक है, जब भाई से लड़े टू ग्रैब दी थ्रोन और में डिमोरलाइज हो तो फिर उस टाइम बादशाह कौन है, अनार्की ही होनी है. ठीक है, जब कोई क्लियर कट बादशाह नहीं है, एक अपने आप को बादशाह कह रहा है, दूसरा अपने आप को बादशाह कह रहा है, एक दूसरे को नहीं मान रहा, दूसरा पहले को नहीं मान रहा, तो फिर इट मीन्स देयर वाज अनार्की. ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशंस थी बहुत सारी. ब्रिटिश सेटल्ड इन जहांगीर एरा, जो इससे औरंगज़ेब से पहले जो जहांगीर का एरा था उसमें ही ब्रिटिश सेटल्ड हो चुके थे. किस एरिया में, बांग्लादेश के एरिया में. ठीक है, उस एरिया से ब्रिटिश इन हो चुके थे. दे वर इन द सीन. ठीक है, अब छोटा सा एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन था. ये एरिया है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें इसी तरह का कुछ, ये पाकिस्तान का एरिया. ठीक है, इस तरह के एरिया आप ले लें बांग्लादेश एंड इस तरह की कोई इंडिया, और यहाँ पर ये क्या है, अफ़गानिस्तान. ठीक है, अब सीन क्या था जी, सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. इस जगह पर क्या है, दिल्ली. ठीक है, अब दिल्ली लिख लेता हूँ मैं, दिल्ली साथ दिल्ली. अब यहाँ से क्या आ रहा था, को हु वाज अटैकिंग कार भी बोलते हैं इसे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. ठीक है, इन्वेडर्स. ठीक है, यहाँ से कौन आ रहा था, यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर आ चुका था. ठीक है, ब्रिटिश
ब्रिटिश, क्योंकि ये बांग्लादेश के एरिया, इधर वो सेटल हो चुके थे जंगीर के एरा में, मैंने ऊपर आपको बताया अभी, ठीक है। साउथ से कौन आ रहा था? मराठास, मराठास, मराठास। एंड यहाँ वेस्ट से कौन आ रहा था? दिल्ली की जो कोर्ट था उसकी तरफ, पंजाबी सिख्स, रंजीत सिंह वगैरह, पंजाबी सिख्स, ठीक है। सो दिस वाज दी सीनेरियो, ठीक है, ये सीन था। इस एरा में बहुत सारी पावर्स जो थी वो दिल्ली का जो थ्रोन था उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी, ये वाले सिलसिला चल रहा था। तो इसमें बहुत सारी पावर्स लगी हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। ये तो बैकग्राउंड हमने देखा। नेक्स्ट शाह वलीउल्लाह ने क्या किया। हाँ जी, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये हैं सर्विसेज, शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज। उनकी रिलीजियस सर्विसेज भी थी, दे हैड अ डिफरेंट डायमेंशनल सर्विसेज। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस सर्विसेज बिकॉज ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है। कुरान ट्रांसलेशन, ठीक है, he translated Quran into Persian. Persian was the local language of the subcontinent and the language of the court, so he translated the Quran into local language, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ सके। इट वॉज डन फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट दैट समवन ट्रांसलेटेड कुरान इनटू द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इतनी मतलब इट वाज द गवर्नमेंटल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद। इज्तिहाद के कॉन्सेप्ट को उन्होंने दोबारा से री इमर्ज किया। हिज्जतुल्लाह अल-बलीगा बुक थी, ठीक है, उन्होंने ये उनकी अल-बालिगा उनकी जो बुक थी, इट वाज अबाउट इज्तिहाद, ठीक है, इज्तिहाद पे काम किया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है, कुरान को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इज्तिहाद पे काम कर रहे हैं। इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद होता है रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एज पर दी करंट और कंटेम्प्रेरी नीड्स ऑफ द एरा, ठीक है। ये जो इज्तिहाद होता है एक आलम ही कर सकते हैं, और ही स्टडीज़ religion, he has deep knowledge of the religion, for example कुरान, सुन्ना, हदीस। सो उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी एंगल से वो जो लेटेस्ट मसाइल हैं उनका हल निकालते हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। नेक्स्ट जी, अगेंस्ट ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर्स एंड कॉल फॉर यूनिटी। ये जो अंधी तकलीद होती है, वो जो ऑर्डर्स होते हैं मुख्तलिफ सेक्ट्स के, उनकी फॉलोइंग से ये मना करते थे, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें, अंधी तकलीद ना करें, सोच समझ कर फॉलो करें। नेक्स्ट जी, एंड टू सेक्टेरियनिज्म ही। ये उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत थी कि उन्होंने एक सेक्टेरियनिज्म जो फ़िरकावारियत थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक स्टेप उठाया, ठीक है। इजालत अल खिफा बुक टू एलिमिनेट शिया सुनी राइवल, ठीक है। ये जो बुक थी, इट वाज अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ द राइवलरी अमंग्स शिया एंड सुनी, ठीक है। सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करने की उन्होंने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके सामने कर लेता हूँ, ये ठीक है, उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज जी। ये पॉलिटिकल सर्विसेज पहली रिलीजियस हमने देखी है, शाह वलीउल्लाह की। अभी पॉलिटिकल सर्विसेज देखें। नो हेरिडिटी पॉलिटिक्स, ही वर्कड अगेंस्ट हेरिडिटी पॉलिटिक्स। ये नहीं है कि बादशाह एक काबिल था तो उसका लाजमी नहीं है कि उसका बेटा भी काबिल हो, ठीक है। व्हाट इज़ इट इंडिकेटिंग अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। वो जो खिलाफत थी, ओरिजिनल खिलाफत की तरफ ये बात हो रही है यहाँ पर। मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ द नेम ऑफ मेरिट, ठीक है। जो मेरिट पे आएगा उसे लोग इलेक्ट करेंगे, वो उसी के पास पावर होगी। जो मेरिट पे आता है उसे अच्छी सीट्स पे इलेक्ट या सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इट इज़ ऑल अबाउट दी मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। हाँ, ये बात को थोड़ा सा आप समझिए, ये सूफ़ी किस्म की बात है, इसको थोड़ी सी समझ नहीं है कि आप अपने आप को पहचानेंगे तो तब आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी। ये जो आपका डाइल्यूट कर रहे हैं रिलीजन को, हिंदुज़म जो है वो दोबारा से री इमर्ज कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप अपनी पहचान खो चुके हैं। मुसलमानों को ये
डायरेक्ट कर रहे थे कि आप अपने आप को पहचानें, हु यू आर, ठीक है। अपने आप को जब आप पहचानेंगे तो तब आपको अपनी वैल्यू का भी पता होगा, अपनी हिस्ट्री का भी पता होगा, और फिर आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे भी बात हो कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री सर्विसेज क्या है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि ही वॉज नॉट सोल्जर और जनरल, हाउ डिड ही गिव मिलिट्री सर्विसेज? अब देखते हैं कैसे। लेटर्स टू अहमद शाह अब्दाली टू सेव, ठीक है, टू सेव द सब कॉन्टिनेंट। 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो इन्हीं के दौर में हुई थी। ही रोट अ लेटर टू अहमद शाह अब्दाली कि आ जाओ और यहाँ के मुसलमानों को बचाओ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ख़ास तौर पे मराठास से बचाने के लिए, ठीक है। जो मराठास बार बार अटैक कर रहे थे साउथ से, जो मैंने पीछे आपको मैप में बताया है, वो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्रॉम दी पंजाब और वेस्ट। रंजीत सिंह एंड सिख जो थे अटैकर्स थे, रंजीत सिंह तो आई डोंट नो वेदर ही वाज इन डेट वेरी एरा और नॉट, बट जो सिख अटैकर्स थे और मराठास थे, दे वर सो स्ट्रॉन्ग, सो ही invited Ahmad Shah Abdali from Afghanistan and Iran's area to come and to save the Muslims of the subcontinent, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल फॉर जिहाद, ठीक है, और उन लोकल लोगों को भी इकट्ठा किया कि आप यूनाइट हो जाएं फॉर जिहाद। वीकेंड मराठास, ये देखें आ गया, मराठास को उन्होंने वीक किया, हाउ 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 अहमद शाह अब्दाली की हेल्प से, ठीक है। जो एम्पायर जो था, मुस्लिम एम्पायर जो था, वो सस्टेन कर गया उस दौर में, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्या है। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक सर्विसेज उन्होंने कैसे दी? इकोनॉमिक सर्विसेज नेगेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ये इज़ इट सेल्फ इज़ अगेंस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है, कि लोगों के पास इस्लाम के मुताबिक पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस्लाम का जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, इसकी एक प्रॉपर एक वैल्यू है कि इतना पैसा या इतना सेविंग्स आपके पास, उनको एक साल अगर आपके पास गुजर जाए तो यू हैव टू गिव ज़कात, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के ख़िलाफ़ है इस्लाम, ठीक है, उसको उन्होंने आम किया, इन तालीमात को आम किया, किसने? शाह वलीउल्लाह ने। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी तो पैसा क्या होगा? सर्कुलेट होगा। जब पैसा सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। अमीर की जेब से निकल कर पैसा गरीब के पास आएगा, गरीब अपनी कुछ चीज़ें ख़रीदेगा, पैसा फिर अमीर के पास ही जाएगा। बट इस तरह सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, ठीक है, नीड्स पूरी होंगी लोगों की, इससे क्या आती है? इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सेसिव टैक्सेशन कंट्रोल। वो जो उस टाइम के हुक्मरान अपने लेविश लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए एक्सेसिव टैक्सेशन कर रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की, इन्होंने उसको रोका। इन्होंने कहा कि ये जो है तो आप जुल्म कर रहे हो आवाम पर, इतने टैक्सेशन से लोग आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। वो आप कौन? आप मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेट वेरी टाइम, जब उस टाइम के रूलर्स से, मुस्लिम रूलर्स से मुतनफ़र हो जाएंगे लोग, तो व्हाट डेट मीन? डेट मीन कि इस्लाम को इससे बहुत बड़ी डैमेज पहुँचेगी, ठीक है। ये इकनॉमिक सर्विसेज होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी इंपॉर्टेंस क्या थी जी शाह वलीउल्लाह की। इंपॉर्टेंस में देखते हैं extreme sectarianism and ethnic hatred may be curbed by following Shah Waliullah's teaching, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, what is the importance of the Shah Waliullah from the perspective of Indo-Pak history? extreme sectarianism था जी उस दौर, उसको कर्ब करने के लिए उन्होंने बुक्स भी लिखी, मैंने पीछे जिक्र किया। अगर आप आज भी फॉलो करेंगे शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स को, तो आप क्या कर सकते हैं? सेक्टेरियनिज़म को कर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट जी टू नेशन थेरी की बर्थ होती है कैसे? टू नेशन थेरी की कैसे बर्थ होती है? सेड मुस्लिम फ्रॉम डिक्लाइन। उस टाइम जैसे शेख अहमद सरिंदी के दौर में मैंने आपको बताया कि टू नेशन थेरी पे कैसे काम हुआ था। उन्होंने मुसलमानों को सेव किया तो इस्लाम को बचाया तो मुस्लिम नेशनलिज़म की बर्थ हुई, ठीक है। मुस्लिम नेशनलिज़म की बर्थ हुई तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ा? टू नेशन थेरी पे, ठीक है जी। अब ये उन्होंने भी क्या किया, शाह वलीउल्लाह ने क्या किया? इस्लाम को बचाने की कोशिश की, इकनॉमिकली भी, रिलीजियसली भी, मिलिटरीली भी। इससे क्या इम्पेक्ट हुआ कि टू नेशन थेरी को स्ट्रेंथ पहुँची, मुस्लिम एम्पायर सस्टेन किया। जब मुस्लिम एम्पायर सस्टेन किया तो क्या हुआ? मुसलमानों को फ़ायदा हुआ और आगे चलकर मुसलमान इस
इस काबिल थे कि वो एक तहरीक चला सकें, किसके ख़िलाफ़, अपनी ऊपर नाजायज़ जो तसल्लुत था ब्रिटिश का उसके ख़िलाफ़। ठीक हो गया जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।